नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीके टेक जोन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार दरोगा मेंस के समान हिंदी पेपर फर्स्ट, यानी जो आप लोग का जो पहला पेपर पूछा जाएगा वो समान हिंदी का होगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होंगे, यानी टोटल 200 अंकों का आप लोग का 2 घंटे का एग्जाम लिया जाएगा। यानी पेपर फर्स्ट में क्वालिफाई करना जरूरी है, यानी आप लोग को इसमें न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य है। तो आज से हम अपने चैनल पर समान हिंदी पेपर फर्स्ट के प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं यह प्रैक्टिस सेट आप लोग के आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होगा। और आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हमारे जितने भी भाई लोग बिहार दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल से जुड़ जाएं और इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए, इसमें हम देखेंगे टोटल 100 क्वेश्चंस के सेट्स, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और आपको बताना भूल गए, यह जो हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं यह रुक्मणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म बुक से है, ठीक है। और इससे हमारे चैनल पे आप लोग को रोज़ाना डेली प्रैक्टिस सेट एक प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और वीडियो को लाइक करेंगे। आइए टेस्ट को शुरू करते हैं। करा है निर्देश 1 से 5 तक के क्वेश्चन है। कहता है कि नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ABC में से उत्तर चुनिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि न हो तो डी वाले विकल्प को चुनिए। आइए इसे जूम आउट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह देख पाए और इसका सही आंसर बता सके। आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक बताना है, ठीक है। उम्मीद करना है आप लोग को देख पाना। अच्छी तरह इसको एक बार आप पढ़ लें और इसका सही आंसर बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो को पॉज कर दें। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1 का। कहता है कि अणु अस्त्रों की शक्ति संपूर्ण पृथ्वी को ही बी में कह रहा है ध्वस्त कर सकती है, कोई त्रुटि नहीं, ठीक है। इसमें देखिए आप लोग को हम डायरेक्ट इसका डिस्कशन नहीं कराएंगे, डायरेक्ट इसका हम आंसर बताते चलेंगे, ठीक है। कोशिश कीजिएगा आप इसमें 50% क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, 100 में। तो इसका 1 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टूम का, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई त्रुटि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रयाग है, हम प्रयोग पढ़ेंगे, आप टाइपिंग मिस्टेक है। प्रयोग में संगम के दृश्य देखने योग्य है, कोई त्रुटि नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में रस बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है। सही आंसर हो जाएगा बीभत्स, ऑप्शन नंबर बी, जो कि इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव बताए या बताइए। सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर डी, रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के प्रति प्रेम को क्या कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा वात्सल्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हरिऔध किसका उपनाम है। सही आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय, ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। सही आंसर हो जाएगा चंद्र बरदाई का, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, यह बताना है। तो यह हो जाएगा खड़ी बोली, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
कह रहा है कि प्रश्न 13 से 17 तक नीचे दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लेंगे आप, प्रश्न को, और इसका आंसर देने का प्रयत्न करेंगे। प्रश्न संख्या 13 से 17 तक है ये। ठीक है, चलिए। टस से मस नहीं होना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुनय विनय से न पसीजना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूंजी मांग न होना, सही आंसर हो जाएगा दरिद्र होना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हाथ के तोते उड़ना, सही आंसर है अचानक घबरा जाना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हथेली पर सरसों उगाना, सही आंसर हो जाएगा आश्चर्यजनक काम करना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मिट्टी कर देना, सही आंसर हो जाएगा चौपट कर देना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निर्देश दे रहे हैं यहाँ, प्रश्न 18 से 24 तक निम्नलिखित प्रश्नों के चार चार अर्थ दिए गए हैं। आपको सटीक समानार्थक शब्द का चयन करना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 से 24 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है केतु, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका झंडा। अगला क्वेश्चन है पिसून, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चुगलखोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तनु, सही आंसर हो जाएगा शरीर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है धाता, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारंग, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोर। अगला क्वेश्चन है नियति, इसका सही आंसर हो जाएगा भाग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है धरती, इसका सही आंसर हो जाएगा अचला। अगला क्वेश्चन है कहता है कि निर्देश प्रश्न संख्या 25 से 29 तक ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न शब्द के लिए उनके नीचे दिए गए विकल्पों में सही विलोम शब्द छांटिए। ठीक है, आपको अब यहाँ पे क्या करना है, विलोम शब्द छांटना है। कहाँ से कहाँ तक, प्रश्न संख्या 25 से 29 तक, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, उत्कर्ष, इसका सही आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री गणेश, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इतिश्री। यहाँ हो जाएगा आपका श्री गणेश मतलब शुरू करना होता है और इतिश्री मतलब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आपको आंसर बताते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाता, क्वेश्चन नंबर 27, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी याचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरिमा, सही आंसर हो जाएगा लघिमा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है इहलोक, इसका सही आंसर हो जाएगा परलोक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, कहता है कि प्रश्न संख्या 30 से 34 तक निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित करना है, यानी आपको अशुद्ध वर्तनी बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। शुद्ध नहीं छाटना है, आपको अशुद्ध छाटना है। देखिए चलिए कहाँ से, प्रश्न संख्या 30 से 34 तक, ध्यान दीजिएगा। चलिए 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, अच्छी तरह पढ़ लें। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 33 का राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि अशुद्ध है। ठीक है, बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है क्या है, इसमें सभी के सभी शुद्ध हैं। ठीक है, चलिए 33 का बता दिया हमने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 34 का देखते हैं। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी
ये तीनों क्या है, शुद्ध है, और यह बर्तनी इसकी अशुद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। एक भाषा दूसरी भाषा से क्या लेती है, सही आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा शब्दावली, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीन भाषा है, तो हो जाएगा आपको संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, सही आंसर हो जाएगा काव्य भाषा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द बहुवचन है, सही आंसर हो जाएगा प्राण, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा सूर्य, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थापना इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, सही आंसर हो जाएगा यह, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगरूढ़ शब्द कौन सा है, सही आंसर हो जाएगा लंबोदर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है, कृत प्रत्ययों की संख्या बतानी है हिंदी में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28, कितनी है 28 है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुरेश इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, करा कि प्रश्न 45 से 49 तक नीचे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, ठीक है, तत्सम शब्द का चयन करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 45 का, 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 46 में हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तत्सम शब्द का चयन करना है आपको। 46 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 47 का वेस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 का, 48 में क्या हो जाएगा, 48 का सही आंसर है कर्म, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 काक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि निर्देश प्रश्न संख्या 50 से 54 तक प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द दिया गया है जिसका संधि विच्छेद 4 प्रकार से किया गया है, इनमें से केवल एक ही सही है, सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। आपको सही संधि विच्छेद का चयन करना है, जैसे कि यहाँ पे दिया है सत्याग्रह, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, चारों में से एक सही है, वो आपको सही का चुनाव करना है। चलिए सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सत्य प्लस आग्रह, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिष्कार, इसका सही आंसर हो जाएगा वही प्लस कार, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यशोदा, इसका सही आंसर हो जाएगा यशा प्लस दा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाविक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नौ प्लस इक। अगला प्रश्न है इत्यादि, सही आंसर हो जाएगा इति प्लस आदि, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि प्रश्न 55 से 62 तक, ध्यान दीजिएगा, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो किसी की ओर से है, जो किसी की ओर से है, सही आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है
जिस तक न पहुंचा जा सके। सही आंसर हो जाएगा अगाम में, ठीक है, अगाम में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जो किसी भी पक्ष में न रहे, जो किसी भी पक्ष में न रहे उसे क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा तटस्थ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो शत्रु की हत्या करता है, शत्रुघ्न, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जो मांस नहीं खाता, सही आंसर हो जाएगा निरामिष, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शीघ्र प्रसन्न होने वाला, सही आंसर हो जाएगा असुतोष, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जिसकी बराबरी का दूसरा न हो, सही आंसर हो जाएगा अद्वितीय, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मन को आकर्षित करने वाला, सही आंसर हो जाएगा मनोहर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डैश जयशंकर प्रसाद की कहानी है, 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंकाल। कंकाल जो है जयशंकर प्रसाद की कहानी है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्त काव्य के प्रमुख कवि कौन है? सही आंसर हो जाएगा सूरदास, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? सही आंसर हो जाएगा क्षेत्र विशेष से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रसीम रथी का नायक कौन है? सही आंसर हो जाएगा कर्ण, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ये हो जाएगा आदिकाल की, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? कविता लिखी है, कहानी लिखी है, क्या लिखा है यह बताना है आपको। तो सही आंसर हो जाएगा आलोचना, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु से संबद्ध सही प्रदेश का नाम चुनिए। देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु का संबंध किस राज्य से है यह बताना है आपको। सही आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है, यह बिहार के कटिहार जिले से संबंध है इनका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काव्य में कितने रस माने जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शोक। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, छंद मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? सही आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मधुमालती के रचनाकार हैं? सही आंसर हो जाएगा मंझन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का समय है? सही आंसर हो जाएगा 13वीं सदी, ठीक है, 13वीं सदी हो गए, यहाँ पे सती दिए हुए हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय आत्मा निम्नलिखित कवियों में से किसे कहा गया है? किस कवि को भारतीय आत्मा कहा गया है? प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर बी, जो कि इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? बेमेल बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा
कपासी मेघ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी में स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11। अगला क्वेश्चन है कि मोहन एक चतुर बालक है, इस वाक्य में चतुर क्या है, यह बताना है। सही आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 81 से 100 तक नीचे दिए गए 4 अनुच्छेदों गद्यांशों पर आधारित 5-5 प्रश्न दिए गए हैं। अनुच्छेदों को ध्यान से पढ़िए तथा प्रत्येक के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन करना है। देखिए, इसे आप वीडियो पॉज करके अच्छी तरह पढ़ सकते हैं और पढ़ने के उपरांत आप इसका आंसर दें। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे पढ़ते रहें, लेकिन आप एग्ज़ाम की व्यू से आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप अच्छी तरह वीडियो को पॉज कर लें और एक एक पंक्ति को अच्छी तरह से पढ़ें और उसका आंसर बताने का आप प्रयास करेंगे, तो आपके प्रैक्टिस की व्यू से, आपके रिवीजन की व्यू से बहुत ही बेहतर होगा। तो चलिए हम एक बार इसे पढ़ते रहें। चल देखते हैं अनुच्छेद 1 में क्या कर रहा है। कहता है कि कलाकार का अपना भाव बोध ही कला का मूल उपकरण है, अतः निर्मित का सिद्धांत अभिव्यक्ति से मूलतः भिन्न नहीं है। भेद केवल बलाबल का है, अभिव्यक्ति में केवल वस्तु तत्व माध्यम है और आत्म तत्व प्रधान, जबकि निर्मित में आत्म तत्व प्रच्छन्न रहता है और वस्तु तत्व उभर कर सामने आ जाता है। तत्व दृष्टि से विचार करने पर सौंदर्य चेतना का ही फल है, प्रकृति का नहीं। अनेक कला मर्मज्ञों में सौंदर्य की सर्जना में कलाकार की तटस्थ दृष्टि को ही प्रमाण माना है। उसका स्पष्ट कथन ही कला भाव का मोचन नहीं बल्कि भाव से पलायन है। अहम की अभिव्यक्ति नहीं वरन अहम का विसर्जन है। ध्यान दीजिएगा, कृति कलाकार अपने राग द्वेष को व्यक्त करने के लिए, अपने अहंकार के परितोष के लिए कला की रचना नहीं वरन अपने राग द्वेष के परिष्कार के लिए, अहम से मुक्ति पाने के लिए कला की साधना करता है। आगे देखते हैं। अभिव्यक्ति सिद्धांत का इस स्थापत्य से कोई विरोध नहीं, इसके अनुसार ही व्यक्तिगत राग द्वेष का उद्गार कविता नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त अवतरण का सर्वाधिक उपयुक्त पंक्ति है। सही आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए जो कि इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इसी तरह वीडियो पॉज करके और इसका सही आंसर बताने का प्रयास करेंगे पैराग्राफ पढ़कर। कलाकार की कला का मूल उपकरण है उसका भावबोध, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिव्यक्ति में, अच्छी तरह पढ़ लेंगे चारों विकल्प को तब आंसर बताएंगे आप। वस्तु तत्व माध्यम है और आत्म तत्व प्रधान, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि अभिव्यक्ति और निर्मित में अंतर है। अभिव्यक्ति और निर्मित में अंतर है, ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति में आत्म तत्व प्रधान रहता है और वस्तु तत्व गौण, जबकि निर्मित में आत्म तत्व प्रच्छन्न रहता है और वस्तु तत्व प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तत्व दृष्टि से सौंदर्य, सही आंसर हो जाएगा चेतना का फल है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आइए आपको अनुच्छेद द्वितीय पढ़ते हैं और इसका सही आंसर देने का प्रयास करेंगे। आप ऐसा करेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे और उसका आंसर देने का प्रयत्न करेंगे। कहता है कि मेरे एक परिचित सज्जन थे, किसी दफ्तर में बाबू थे, उनकी तनख्वाह मिलती थी, परिवार का दायित्व सीमित था, कुछ पैसे भी जोड़ रखे थे। उनकी बातचीत से पता चलता था कि वे हर माह कुछ बचा लेते हैं और उसका बैलेंस बढ़ता जा रहा है। मुझसे थोड़ी घनिष्ठता बढ़ी तो उन्होंने अपनी यह आदत बना ली कि दफ्तर से छूटे और सीधे मेरे दफ्तर हाजिर। मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि मैं जब तक अपने सारे काम निपटा न लेता था, मेज से नहीं हटता था। उन दिनों काम का ऐसा अंबार था कि रात 8 बजे से पहले कभी फुर्सत ही नहीं होती थी।
आगे पढ़ते हैं। इसी बीच परिचित महोदय आते हैं। मैं उनके लिए एक प्याली चाय मंगवा देता और अपना कार्य करने लगता था। मैंने गौर किया कि परिचित महोदय को मेरा यह रवैया बुरा लगता था। कभी कभी तो मेरी सरलता का लाभ उठाते हुए मेरे सामने पड़े कागजातों को बटोरते हुए कहते, छोड़िए इन सब कागजातों को, कुछ सुनाइए। प्रारंभ में 2-4 बात तो मैं उनको हंसकर टालता रहा। बाद में एक दिन कहा, मेरे यहाँ आपका स्वागत है, मगर कृपा करके ऐसा मत किया कीजिएगा। जो कागज वगज उनका फुल कर देते थे, ऐसी चीज़ों के लिए उन्होंने मना किया। मुझे अपनी जिम्मेदारियां से निपटने दीजिए। आप जानते हैं कि यह मेरा दफ्तर है, घर नहीं। अगर मैं गप करने में लग जाऊं तो मेरी जिम्मे जो काम है उनको कौन करेगा। रही बात मन बहलाने की, तो मन बहलाने के लिए आप शौक से सिनेमा जाइए, पार्क में। आगे देखते हैं। जाइए, कृपा कर मेरे दफ्तर को कलम मत बनाए। इस पर वे अपनी नाराजगी छिपाते हुए बोले, भाई ऐसा मैं आपके भले के लिए ही कर रहा हूँ। पूरे दफ्तर के कामों की चिंता अपने ऊपर क्यों ओढ़ते हुए हैं। इनकी चिंता करते तो आपकी सेहत पर बुरा हाल हो जाएगा। इतनी चिंता करेंगे तो आपकी सेहत पे बुरा हाल हो जाएगा। मैंने उनसे कहा, ये सारे काम मेरे लिए चिंता हो तभी सेहत का बुरा हाल होगा। मैं इन चिंताओं को कर्तव्य के रूप में अपनाते हुए हूँ। ठीक है, इन्होंने कहा अपने कर्तव्य के रूप में निर्वहन करता हूँ, बल्कि चिंता नहीं करता हूँ। जिम्मेदार व्यक्ति चिंताओं को कर्तव्य के रूप में अपनाता है और गैर जिम्मेदार व्यक्ति उन्हें गले में लिपटा हुआ सांप समझता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संबंध किससे है। इसका सही आंसर बताना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कहता है कि परिचित सज्जन की आदत बन गई थी। सही आंसर हो जाएगा अपने दफ्तर से सीधे लेखक के दफ्तर पहुंचना। जैसे कि आपने पूरा पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा। ठीक है, एक बार अच्छी तरह पढ़ लेंगे, आपको सब ये सॉल्व हो जाएंगे। इतनी कोई बड़ी पैराग्राफ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि परिचित सज्जन का लेखक के दफ्तर पहुंचने का मुख्य उद्देश्य था। सही आंसर हो जाएगा अपना मन बहलाना। मन बहलाने के लिए जाते थे वहाँ, उनका मन नहीं लगता था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिम्मेदार व्यक्ति चिंता को, सही आंसर हो जाएगा कर्तव्य के रूप में अपनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक पाठकों को, सही आंसर हो जाएगा चिंता को कर्तव्य रूप में अपनाने की सलाह देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथक अनुच्छेद तृतीय, इसे जूम आउट कर देते हैं। कहता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित प्रमाणों से पता चलता है कि युद्ध काल और शांति काल दोनों अवस्थाओं में लोगों में जागृति पैदा करने के लिए झंडों का उपयोग किया जाता था। भारतीय पुराण ऐसे प्रमाणों से भरे पड़े हैं जिसने यह सिद्ध होता है कि झंडे को धार्मिक महत्व दिया जाता था। किसी देवी देवता के सम्मान में झंडारोहण करने को ध्वजा दान कहते थे और इसे एक पुण्य कार्य समझा जाता था। देवी पुराण में देवी दुर्गा के लिए ध्वजा दान का विवरण है। इस प्रकार अन्य पुराण में दूसरे देवी देवताओं की ध्वजाओं के विवरण मिलते हैं। कहते हैं भगवान विष्णु गरुण ध्वजा तथा भगवान शिव वृषभ ध्वजा के साथ चलते थे। आज भी लोग वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते समय माता का लाल ध्वज हाथ में लेकर ही मंदिर जाते हैं। यही नहीं, मनोकामना पूरी होने पर हनुमान जी के मंदिर पर झंडे का दान आज भी होता है। ऐसे भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं जिनसे सिद्ध होता है कि बौद्ध लोग, आगे पढ़ते हैं, बौद्ध लोग भी अपने आराधना स्थलों का संकेत देने के लिए तथा अपने धर्म के प्रचार के लिए झंडों का उपयोग करते थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के संदेशों के प्रसार के लिए उनके तीर्थ स्थलों पर ध्वजा स्तंभ निर्मित करवाए थे। हमारे राष्ट्रीय ध्वज पर जो धर्म चक्र अंकित है वह सारनाथ के अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ की अनुकृति है। जैन धर्म में भी अपने तीर्थ स्थानों पर झंडा फहराने की प्रथा थी।
जैनियों आदि के पुराणों में अनेक ऐसे संदर्भ मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि, आगे देखते हैं, प्राचीन राज मंदिरों में ध्वजा दान किया करते थे। इस पुराण के अनुसार उन दिनों पाली ध्वजा किसी भी जैन मंदिर का अभिन्न अंग होती थी। जैन धर्म की ध्वजा में 5 रंग की केसरी, बसंती, श्वेत, हरी और काली समतल पट्टियां होती है। यह ध्वजा जैन पूजा स्थलों पर फहराया हुआ अब भी देखा जा सकता है। आगे देखते हैं, झंडा का उपयोग गुप्त काल के बाद भी किया जाता रहा है। परवर्ती भारतीय साहित्य से पता चलता है कि ईसा के बाद 10वीं सदी में ध्वजा और पताका का अंतर मिट गया और ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित प्रमाणों के अनुसार, अच्छी तरह पढ़ लें, सही आंसर बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा युद्ध काल और शांति काल दोनों अवस्थाओं में झंडों का उपयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस समय झंडे के उपयोग का मुख्य उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था यह बताना है। सही आंसर हो जाएगा जागृति उत्पन्न करना लोगों में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुराणों के अनुसार झंडे का धार्मिक महत्व है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वजा दान कहते हैं, सही आंसर हो जाएगा देवी देवताओं के सम्मान में ध्वजारोहण करना। ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही आंसर होगा। आगे भी हमने डिस्कस किया था, पढ़ा था। बौद्ध लोग झंडे का उपयोग करते थे, सही आंसर हो जाएगा अपने आराधना स्थलों का संकेत देने और धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। कहता है अनुच्छेद 4, ठीक है, अनुच्छेद 4 हम लोग पढ़ेंगे और इसका आंसर करेंगे। देखिए इसको आप वीडियो को एक बार अच्छी तरह पॉज कर लीजिएगा, पॉज कर अच्छी तरह एक बार पढ़ लीजिएगा शांति से, इत्मीनान से, फिर उसको आप आंसर करेंगे। इजी वे में आपका आंसर हो जाएगा। आइए हम पढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स वस्तुतः पहला दार्शनिक हुआ जिसने समाजवाद तथा साम्यवाद को केवल कल्पना की उड़ान मात्र न रखकर उसे वैज्ञानिक आधार प्रदान किया तथा साम्यवाद के साधन के रूप में समाजवाद का और समाजवाद के परिणाम के रूप में साम्यवाद का विचारपूर्ण प्रतिपादन किया, ठीक है। आगे देखते हैं। मार्क्स ने वे साधन भी संजोए जिनकी सहायता से व्यवहार में साम्यवाद की स्थापना तथा उसका प्रयोग किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त उसने इतिहास से सहायता लेकर यह भी सिद्ध किया कि साम्यवाद की विचारधारा एक ऐसी स्वाभाविक विचारधारा है जिसका सफल प्रयोग न केवल संभव ही है बल्कि इतिहास के स्वाभाविक विकास क्रम में निहित होने के कारण उसका क्रियान्वित होना अवश्य भावी भी है। यही कारण है कि उसे वैज्ञानिक समाजवाद या साम्यवाद जनक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि उसके विषय में लास्की ने कहा है, किसी भी पहलू से हम उसे देखें, कार्ल मार्क्स का चिंतन सामाजिक दर्शन के इतिहास में स्वयं एक युग है। उसने विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने साम्यवाद को अस्त व्यस्त रूप में पाया तथा उसने उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा साम्यवाद को एक दर्शन तथा गति प्राप्त हुई। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था के दोषों की व्याख्या की है। आगे देखते हैं। पूंजीवाद से जिस प्रकार वर्ग संघर्षों को बढ़ावा मिलता है तथा सर्वहारा वर्ग की क्रांति के फलस्वरूप सर्वहारा वर्ग के उस साम्यवादी अधिनायक तंत्र की स्थापना होती है जिसका संक्रमण काल समाप्त होने पर साम्यवादी व्यवस्था का आगमन होता है। आइए प्रश्न करते हैं हल। कहता है कि कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रथम कहा गया है। सही आंसर बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा दार्शनिक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स ने समाजवाद तथा साम्यवाद को डैश प्रदान किया। सही आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कहता है कि कार्ल मार्क्स ने वे भी साधन संजोए जिसकी सहायता से डैश की स्थापना तथा उसका प्रयोग किया जा सकता था। सही आंसर हो जाएगा व्यवहारिक साम्यवाद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद, इसको जूम आउट कर देते हैं ताकि आप देख पाए, क्वेश्चन कट रहे थे। हाँ, वैज्ञानिक समाजवाद अच्छी तरह पढ़ लें। अब इसका सही आंसर बताएं। देखिए राइट आंसर हो जाएगा इतिहास के स्वाभाविक विकास क्रम में निहित होने के कारण उसका क्रियान्वित होना अवश्यम भावी है। ठीक है, अवश्यम भावी है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजीवाद से सही आंसर बताएंगे। राइट आंसर हो जाएगा वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिलता है पूंजीवादी से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये थे आप लोग के 100 क्वेश्चन जो कि समान हिंदी के से जो कि आपके पेपर फर्स्ट में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके स्कोर कितने आ रहे हैं और यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।